मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों आपका आज अभिनंदन है, खैर मकदम है। मैं सचिन कुमार निगम आपका यूट्यूब चैनल नित्य क्लास पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपके टीजीटी और पीजीटी के बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी हैं और जिनका आने वाले कुछ ही समय में एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके पास में कुछ ज्यादा समय नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि इसमें 3 से 5 महीने के समय में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि आपको अगर अच्छे से कोई तैयारी करनी होती है तो उसमें 3 से 6 महीने का समय लगता है। और आज आपके सामने जो वैकेंसियां आकर के एकदम से खड़ी हो गई हैं, जो आपके लिए एक बम्पर मौका है, आपका सुनहरा भविष्य बनाने का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। तो आप जान सकते हैं इसमें कितना आपको उत्साहित हो जाना चाहिए और कितने अच्छे से आपको अपने लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों हम आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम देना चाहते हैं हर रोज बेहतर से बेहतर आपके लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि हम आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आप अगर बात करते हैं एसएसटी की, तो मैं सचिन कुमार निगम यहाँ पर एसएसटी में आपको इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, जबकि आपको एसएसटी में अतुल मसोतिया तो हमारे बीच यहाँ पर अतुल मसोतिया सर यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं पहले आपके सामने अतुल मसोतिया सर को तो स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने सिलेबस के बारे में बताएं। उसके बाद मैं आपसे रूबरू होऊंगा और बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों इसी का स्वागत है आपका अतुल सर जी। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य क्लासेस में और मैं अतुल कुमार मसोतिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत से मेरे दोस्त जो मेरे छात्र छात्राएं बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर टीजीटी की वैकेंसी कब आएंगी, हमें उसका फॉर्म डालना है और इस बार ही टीचर बनना है। तो आपके टीचर बनने का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है और मैं अतुल कुमार मसोतिया और मेरी पूरी टीम आपके इस सपने को साकार करने में पूरा दमखम लगाएगी, पूरा मेहनत करेगी आप लोगों के साथ, बशर्ते कि आपको हमारे साथ मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है, मैं हमेशा आपके लिए कहता हूं कि जो अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है। अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है और मेहनत ही जिनका है करम धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। तो दोस्तों बस एक मूल मंत्र है जिंदगी में सफल होने का, केवल और केवल मेहनत। मेहनत आपको करनी है, गाइडेंस हमारा रहेगा। यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। मैं आपको टीजीटी का जो पोर्शन है जो आपको कराऊंगा, मैं ज्योग्राफी आपको कराने वाला हूं और ज्योग्राफी और पॉलिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से आपके साथ डील किया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से आपके साथ में डील करूंगा और उम्मीद करूंगा कि उतनी ही मेहनत, जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी ही मेहनत नहीं बल्कि उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का काम है केवल रास्ता दिखाना और उस पथ पे कितने बेहतर तरीके से आप लोग चल सकते हैं ये आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि जीवन में सफलता आपको मिलेगी। चलो दोस्तों बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी का आपका सिलेबस आपके सामने शो हो रहा है। ये आपका सामाजिक विज्ञान का है, यानी एसएसटी का है। और एसएसटी में हम दोनों, जैसे कि आपने अभी सचिन कुमार निगम जी को सुना और उन्होंने कहा कि वो हिस्ट्री लेंगे और मैं आपका ज्योग्राफी पॉलिटी आपके सामने आपके साथ डील करूंगा और बहुत ही बेहतर तरीके से। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, भौतिक भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा, यानी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत से मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें इंग्लिश में हमारा ये सिलेबस दे दीजिएगा। तो कोई बात नहीं, बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जाएगा और बाइलिंगुअल आपको सिलेबस दे दिया जाएगा, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में आपका सौरमंडल है और उत्पत्ति और मंडल, पृथ्वी की आकृति और गतियां। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ देख लीजिएगा, तो इसमें आपका सौरमंडल के बारे में आपको पढ़ना है। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, मंडल में पृथ्वी की आकृति कैसी है और पृथ्वी गति कैसे करती है, ये आपका टॉपिक है। हालांकि मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है। पृथ्वी गतियां कैसे करती है, पृथ्वी का प्रभाव कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, यानी अगर कहा जाए यानी सौर मंडल से संबंधित यानी ब्रह्मांड से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, चाहे वो पृथ्वी से संबंधित हो, चाहे वो सूर्य के द्वारा हो, चाहे अन्य क्षुद्र ग्रह या अन्य कोई ग्रह के माध्यम से हो, तो उन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, यानी जो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं
जिनके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि पृथ्वी पर एक्चुअल में किसी स्थान की लोकेशन कहाँ पर है, उसका एक्चुअल अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण जो किया जाता है दोस्तों, किसके माध्यम से किया जाता है? अक्षांश व देशांतर के माध्यम से। इसको मैं बहुत ही विस्तार तरीके से, यकीन मानेगा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए स्थानीय समय और प्रमाणिक समय के बारे में बात करेंगे। जब आपको अक्षांशीय रेखाएं बताई जाएंगी तो यकीन मानिएगा उसके साथ साथ आपको देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, जिनको यमोत्तर रेखा जो आपके मध्याह्न रेखा होती है उसके बारे में बताएंगे। उससे पूर्व क्षेत्र की रेखाएं और पश्चिमी क्षेत्र की रेखाएं सभी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यानी उसके बाद आ जाएगा आपका स्थल मंडल। यानी एक बात आप समझ लीजिएगा, सारा सिलेबस डिस्कस करने से फायदा नहीं है, वो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। सिलेबस पे पूरी एक क्लास में सेपरेटली लेकर आऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, वायुमंडल आपका होगा, यानी आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वायु में क्या गतिविधियां होती हैं ये भी आपको पढ़ना है। स्थल पे यानी जमीन पर क्या गतिविधियां होती हैं ये भी आपको पढ़ना है। दूसरा, इस स्थल और जल की बात रह जाती है केवल पृथ्वी से संबंधित, और हम केवल पृथ्वी तक तो सीमित है नहीं। हालांकि ज्योग्राफी जो शब्द है वो केवल पृथ्वी तक ही सीमित हो जाता है। मैं आपको पृथ्वी तक लिमिटेशन में नहीं रखूंगा, आपको लेकर चलूंगा, ब्रह्मांड की सैर कराऊंगा। तो वहां पर आपको सूर्य के बारे में पढ़ना है, बृहस्पति के बारे में पढ़ना है, बुध के बारे में पढ़ना है, यानी सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, और उससे अलग भी जो आपकी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, एंड्रोमेडा जो हमारी सबसे पास की आकाश गंगा है, उन सब के बारे में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा बारी बारी से। हमको तो स्थल मंडल इसमें आपको कवर करना है। स्थल मंडल में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। चट्टान है, चट्टान की उत्पत्ति कैसे, उसके प्रकार कैसे, ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है, ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सब लोग जानते होंगे जो लोग, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में ये सब चीज पढ़ते हुए हैं, और आप में से पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, विश्व में इसका वितरण कैसे है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, विश्व में इसका वितरण कैसे, यानी हर टॉपिक को बिल्कुल डीपली बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने भी आपको बताया, ठीक है, चीजों को समझने के कई तरीके होते हैं। अब आप देखेगा मैंने आपको क्या बताया, किस तरह आप करेंगे सर इसको डीपली बताइएगा, डीपली सेपरेट लाऊंगा। मैं ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा, सर अपना अलग बताएंगे, लेकिन अभी आप ओवरव्यू समझ लीजिएगा। स्थल मंडल आपका कवर हो जाएगा, भौतिक भूगोल आपका कवर हो जाएगा, आपका वायुमंडल कवर हो जाएगा, इससे अलग आपका जल मंडल। तो बचा क्या बचा भी हमारे जीवन में कौन कौन किस चीज का योगदान है? जल का योगदान है, जल के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, वायु के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, स्थल के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ब्रह्मांड का सैर हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये रहेगा आपका जो ज्योग्राफी में हमें आपको पढ़ाना है। और इसमें रहने वाले कुछ जीव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जीव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इससे संबंधित भारत की अवस्थिति है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी भारत की अवस्थिति, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ है, ये कहाँ पर पड़ता है, कौन से महाद्वीप पर पड़ता है, ये सारी चीज आपको बारी बारी से बताई जाएंगी। आर्थिक भूगोल में वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि भी हमारे जो ज्योग्राफिकल पार्ट है, जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, उनका इकोनॉमिकल तरीके से हम किस तरीके से यूज करते हैं, उनका क्या बेनिफिट है, और एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि आजकल आप लोग कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा घाटे में गई है, तो अर्थव्यवस्था को ज्योग्राफी से जोड़कर पूछा जा रहा है। तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन तो रहेगा दोस्तों मेरा। उसके बाद में गुजारिश करूंगा मेरे सचिन कुमार निगम जी, और आपके बहुत ही चाहते सर, कि मैं चाहूंगा कि वो आए अपने सिलेबस यानी इतिहास जो आप वो पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने इसके बारे में बताएं कि वो कैसे डील करेंगे और क्या क्या इस चीज में आते हैं। थैंक यू। आइए सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिएगा सर ने आपको बताया कि ज्योग्राफी में वो क्या क्या आपका कराने वाले हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें आपका कुछ बचने ही वाला नहीं है। ये आप देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें यूपीएससी ट्रिपल ग्लोबल पीसीएस किसी को भी आप इसमें अलग नहीं कर सकते हैं, अगर आप इतने अच्छे तरीके से अतुल सर से जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इतिहास में आपका क्या क्या कराने वाले हैं। देखिएगा इतिहास की अगर बात की जाए तो इसमें कोई भी टॉपिक का ऐसा नहीं होगा जो आपको उसमें अलग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह एक सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है जो आपको बताया जाता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं इतिहास एक सागर है, समुद्र है, उसमें आप जिस चीज को चाहते हैं जोड़ सकते हैं, वह सभी आप इतिहास के अंतर्गत कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम करेंगे पूरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये लीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ऐतिहासिक रहेगा, यहाँ पर सांस्कृतिक रहेगा, पूर्व पाषाण रहेगा, पूर्व पाषाण युग रहेगा, मध्य पाषाण रहेगा, नव पाषाण युग रहेगा। देखिएगा, आप देख सकते हैं, यानी कि आप उस समय को पढ़ेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से इतिहास के स्रोत मिलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमें जो पूरा पाषाण से, यानी कि पाषाण समय से आपको मिलता है, स्रोत मिलते हैं, यानी कि आपको साहित्य से मिलता है, आपको उत्खनन से मिलता है, विदेशी विवरण से मिलता है, या अन्य और भी स्रोत आपके सामने हो सकते हैं, उनसे जानकारी आपको मिलती है। तो हम ये सभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर प्राचीन युग हो सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता हो सकती है, वैदिक काल है, वैदिक ये आपका पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, जीवन है, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म है, शैव धर्म, आपके सामने यहाँ से भी अलग अलग जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मौर्य काल राजनीति हो सकती है आपके सामने, समाज एवं संस्कृति हो सकती है, गुप्त राजवंश हो सकते हैं, यानी कि आप तमाम राजवंशों की अगर बात करते हैं, चोल वंश है आपके पास में, चाहे मौर्य वंश है, चाहे आपके सामने हर एक वंश है, आप सभी वंशों को दिए यहाँ पर क्रमबद्ध पढ़ते हुए आएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा, इसमें आप इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान क्या रहा है, इल्तुतमिश का क्या रहा है, बलबन के जीवन चरित्र की आप बात करेंगे, उसकी उपलब्धियों की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर आक्रमण, ब्राह्मणी साम्राज्य, सैयद एवं लोधी वंश, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी, जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां, आधुनिक भारत के साथ साथ यहाँ पर 1857 से लेकर के 1950 तक का वो समय जो आपने देखा है, यानी कि आपने उसके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप उसको पढ़ेंगे। 1957 से जो आंदोलन हुए हैं, स्वतंत्रता के लिए जो प्रथम आंदोलन शुरू किए गए हैं, और स्वतंत्रता आजादी तक के जितने भी आंदोलन हैं वो सब मैं इसमें बताने वाला हूं आपको। इसके बाद में आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के बाहर के पूर्ण जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा है, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद बाहर सन 1950 तक आपके बीच में ये सभी आपका इतिहास से जुड़ा हुआ सारा सिलेबस होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इतिहास में मैं यहाँ पर अपनी पर्टिकुलर जो क्लास लेने वाला हूँ वह है आपकी क्लास सुबह, ये आपकी दोपहर 12 बजे होने वाली है, और मैं आपकी 12 बजे क्लास इतिहास की लेने वाला हूँ दोस्तों। और इसी के साथ साथ अगर आप तो मैं एक चीज और बता देता हूं, सुबह 7 बजे आपकी करंट की क्लास भी प्रतिदिन चलती है, नित्य क्लास पर आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ज्योग्राफी की आप देखेंगे, यहाँ पर वो आपके अतुल सर लेंगे, और यहाँ पर इतिहास की क्लास आपकी दोस्तों मैं लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जानकारी आपको मिली होगी, और आप जुड़ जाइएगा हमसे, और आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपका ही जुड़ना हमारे लिए सार्थक होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं यहाँ से लेता हूँ विदा, और मिलता हूँ आपकी क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सचिन कुमार निगम जी ने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिलेबस आपके सामने डील कर दिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटी को कैसे आपको डील करना है, कैसे आप टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉलिटी को देखेंगे। क्योंकि आप लोगों ने, बहुत से मेरे मित्र ऐसे होंगे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने पॉलिटी को समझ लिया संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे दोस्तों, वो चीजें थोड़ी सी अलग सी थी। जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें केवल और केवल जो आपको पढ़ना होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, यानी संविधान पढ़ना होता है। लेकिन जब आप टीजीटी की या स्पेशली बात करें, नेट की तैयारी करते हैं, टीजीटी की तैयारी करते हैं, और या पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो आपका जो दायरा है वो बहुत बढ़ जाता है। यानी बात करेंगे इसमें राजनीति शास्त्र की, सिविक्स की भी बात करेंगे, यानी नागरिक शास्त्र की इसमें बात करेंगे, और वो सभी सिद्धांत, वो राजनीतिक सिद्धांत जो राजनीति से संबंधित उन महान महानुभावों ने दिए हैं, उनके सभी के बारे में जिक्र करेंगे। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, नागरिक शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत जो है उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, और टेक्निकली तरीके से भी और कॉन्सेप्चुअली विद ट्रिक आपके सामने रखी जाएंगी चीजें। ठीक है, यानी राजनीति शास्त्र आपको रह जाएगा, राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटी। एक्चुअल में पॉलिटी की डेफिनेशन वगैरह ये वनडे एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन टीजीटी क्यों इंपोर्टेंट है। देखिए, टीजीटी में पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, यही तो स्ट्रेटेजी आपको तैयारी करनी है कि हमें पढ़ना कैसे है। बहुत से मेरे मित्र ये सोच रहे होंगे, सर हमने तो पढ़ा हुआ है पॉलिटी। अरे पॉलिटी नहीं पढ़ा आपने केवल पॉलिटी का एक पार्ट संविधान पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रकृति क्या है, मतलब उसकी कैसा नेचर है, विषय क्षेत्र कितना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपका राज्य की परिभाषा क्या होती है, बहुत सारे राज्य क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। निर्माणक तत्व क्या है, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत जो है उन चीजों को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और राजनीतिक में, ठीक है, राजनीतिक में जितनी भी अवधारणाएं होती हैं
यानी संप्रभुता, ये वो शब्द है जो आपने संविधान की प्रस्तावना में प्रलंब में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कानून एवं दंड सिद्धांत, यानी जिनको आप मूल विधि के तौर पे आप लोग पढ़ रहे हो, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये कह सकते हैं सर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था वो तो इसका एक भाग मात्र है, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता क्या होती है विस्तार से पढ़ेंगे, समानता का अधिकार क्या होता है, केवल किस अनुच्छेद में दिया हुआ इसी को नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ये होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल डीपली तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे नागरिकता क्या है, जिसके बारे में आप लोग संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। प्रजातंत्र एवं अधिनायक, आपने वो ना जन गण मन अधिनायक जय रहे, जय है, तो जय क्या, उसमें अधिनायक शब्द का क्या तात्पर्य है, क्या उसका मतलब है, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके सामने बताया जाएगा। राजनीति के बाद जितने भी वाद दिए हुए हैं आप लोग ना, कितने जैसे कुछ जैसे जातिवाद, जैसे धर्मवाद, ठीक उसी प्रकार से राजनीति में भी कुछ वाद दिए हुए हैं, तो उन वादों के बारे में जिक्र करेंगे। व्यक्तिवाद, उदारवाद, ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं आपके सामने बहुत ही विस्तार से क्लास लेकर आऊंगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और आपका टीजीटी में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पिछले यानी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए सबको लेकर आपके साथ में डिस्कस करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस प्रैक्टिस सेट में, उस प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, यानी एक बात बताइएगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय हम लेकर चल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ दार्शनिक भी है, फिलोसोफर हैं, तो उन फिलोसोफर के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कौन कौन से फिलोसोफर हैं, उनकी फिलोसफी क्या है, उनकी जो दार्शनिक शास्त्र उन्होंने पढ़ा है या पढ़ाया है, उन सभी के बारे में बात जानेंगे। जिससे आपके प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स है, रूसो है, बेंथम है और आपका यानी जितने भी है। देखो आप में से बहुत से मित्र मेरे ये सोच रहे होंगे सर ये तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, ये तो मैंने ये मनोविज्ञान में पढ़ा था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने कई सिद्धांत दिए हैं। उसने पॉलिटी में भी अपना योगदान दिया है, साइकोलॉजी में भी अपना योगदान दिया है और इकोनॉमिक्स में, जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी में मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। शासन क्या होता है, साथ ही साथ शासक क्या होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। शासन, राजनीतिक और भारतीय संदर्भ में संविधान और परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार, यानी ये वो डिटेल है जो आपके सामने रख रहा हूं, इसको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट पे, बशर्ते आपको 3 महीने, देखिए 3 महीने का हमारा बैच रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों ये है कि जहां सारी दुनिया आपको पढ़ा रही है अभी, ये केवल आपके लिए ना, जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज कंपनी आपको डेमो के तौर पे देती है और फ्री ऑफ कॉस्ट देती है कंपनी का प्रचार, ये प्रचार तौर पे मान लीजिएगा। लेकिन जो सेकंड बैच हमारा आएगा दोस्तों वो आपका पेड होगा, तो यकीन मानिए आप स्टार्टिंग में इसको गेन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको इसको पे करना पड़ेगा इस चीज को पढ़ने के लिए, ठीक है। संसदात्मक चीजें जो है यानी संसद से जुड़ी हुई उनको पढ़ेंगे। आध्यात्मिक पक्ष भी इसका देखेंगे हम लोग, ठीक है। एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है, हमारा जो संविधान है, ये जो पॉलिटी है वो एकात्मक है या संघात्मक है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संस्कार क्या है, आप लोग कहेंगे सर पॉलिटी में संस्कार का क्या मतलब है, कहाँ तो हमें अलग दिशा में लेकर जा रहे हो। दोस्तों ये सिलेबस का पार्ट है और हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं संस्कारों से बाहर जाकर हमें नई चीज सीखनी है, ठीक है। कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, यानी ऑल ओवर ये सारी चीज ना आपकी पॉलिटी में भी कवर होंगी और पॉलिटी में से पहले आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना उसमें भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको और ब्रॉड लेकर चलना है, उसको बेहतर तरीके से हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू टीजीटी, ठीक है। निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव से संबंधित आपका चुनाव सुधार, राजनीतिक दल एवं मतदान से संबंधित जो व्यवहार होता है, यानी किस प्रकार की जो प्रक्रिया चलती है, जो प्रोसेस होती है, वो सारी चीज आपको बताई जाएंगी, ठीक है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली जो गोखले द्वारा दी हुई है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तिलक, गांधी जी के विचार, आपके सुभाष, जिन्ना एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सभी के विचार, जो विचारक हुए हैं, इन्होंने राजनीति से संबंधित जो अपने विचार रखे हैं, राजनीति क्या है, ये जीवन के लिए अच्छी है, बुरी है, ये कितनी बेहतर है और आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ बारी बारी से। अब ऐसा तो है नहीं कि राजनीति आसान खेल है, आप लोग ऐसे ही प्राप्त कर लोगे दोस्तों। राजनीति में आपको युद्ध, आंदोलन जैसी चीज देखने को मिलेंगे। आप लोग कहेंगे सर यहाँ हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं कि आप लोग युद्ध की बात करेंगे, मैं मानता हूँ दोस्तों, लेकिन आंदोलन तो पढ़ोगे आप लोग। राजनीति एक आंदोलन का ही, आंदोलन से ही स्टार्ट होती है। अभी आप लोग देख सकते हैं भारत में बहुत सारे आंदोलनकारी ग्रुप ऐसे स्टार्ट हुए थे जो वर्तमान में राजनीतिक ग्रुप में आ चुके हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, ठीक है। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इन सभी को बिल्कुल बेहतर तरीके से
तत्व, संघ सरकार क्या होती है, राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, यानी वो सारी चीजें। और मैं तो आपको बताऊं दोस्तों, सारी चीजें आपको जीवन से रिलेट करके, सारी चीजें आपको जीवन से रिलेट करके पढ़ाई जाएंगी। कैसे? जैसे आपकी फैमिली होती है ना, फैमिली के मुखिया कौन होते हैं, ठीक है, फैमिली का मुखिया कौन होता है ये भी आपको बताया जाएगा, और उसमें आपके मंत्रिपरिषद में जैसे मुखिया होता है उसके बारे में। तो ये सारी चीज आपके साथ डिस्कस की जाएंगे मेरे दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा इस बार ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस मेरे दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट आपका हो चुका है। और इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा, देखिए सभी चीजें 1 बाय 1 आपके साथ डिटेल में दी जाएंगी। अभी आप ये आपकी शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि सर आपने डिटेल में नहीं बताया, भाई ये केवल आपका डेमो तौर पे आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या चीज पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग हमारे इस बैच को ज्वाइन करेंगे और अपने जीवन को इसी बार सफल बनाएंगे। दोस्तों इंतजार लंबा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना, क्योंकि एक उम्र होती है पढ़ने के लिए, एक उम्र होती है तैयारी करने के लिए, एक उम्र शादी की होती है, और एक उम्र होती है अपने जीवन बसर करने के लिए। उस उम्र को गंवाना नहीं है, इस उम्र में ही वो सारे काम करके जाने हैं जो आपने एजेंडा बना है कि जीवन में ये सारे काम करने। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पूरे तन मन धन से आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। आप लोगों को किसी बार टीजीटी निकालना है और भविष्य में आप लोग किसी कॉलेज के अध्यापक के तौर पे, प्रवक्ता के तौर पे आप लोग रखे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।